हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है, आप ही की बात सुनी जाती है और उस पर तबसरा भी होता है। हमारे नंबर 021333092328 और 303 नंबर्स हैं, आपके सामने स्क्रीन्स पर भी आएंगे। फ़ोन कीजिए और अपनी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम। गुड इवनिंग सर। क्या हाल है आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, आप लोग खैरियत से हैं सर? थोड़ी खांसी हो रही है सर। मेरे पहला क्वेश्चन तो पहले ही साहब जिन्होंने कॉल की वो कर चुके हैं जी। तो मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ जो मेरे ज़हन में था। जी जी। ये जो हम पढ़ते हैं वेस्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें, तो अभी एक नशरियाती इदारे पे जरदारी साहब का इंटरव्यू नशर नहीं होने दिया गया। उससे पहले नवाज शरीफ साहब जब लंदन से चले, एक साहिबा ने उनका इंटरव्यू किया, वो नहीं नशर होने दिया। तो कुछ इदारों पे सवाल उठते हैं, हम लोग ना कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं। सर हाउ डू यू सी इट? माशाल्लाह आप सारी दुनिया फिरते हैं, हाउ डू यू सी इट सर? हाउ डू यू सी इट? मैं हाउ डू आई सी, आई विश आई कुड सी इट। नहीं, मतलब मेरा ख्याल है केबल ऑपरेटर्स को मनमानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, केबल ऑपरेटर्स को जो है मीडिया का गला नहीं घोटना चाहिए और केबल ऑपरेटर्स को अपनी हद में रहना चाहिए। और मैं बस अब आपको जवाब मिल गया भाई। स्टेट बैंक और एससीसीपी को भी मुहताज नहीं यार, केबल ऑपरेटर्स की बात हो रही है, तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो यार। इससे मैं ये कहूँगा कि सर देखें, एक कंफर्ट ये है कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में ही दिए बुझ रहे हैं। हवा किसी की नहीं होती और पूरी दुनिया में ही हवा चलती है। कैसा सही था वो सच। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चलो भाई सुबह चलो, थैंक यू यार। बस अब शो ही खत्म कर दो यहाँ पे यार, शो खत्म कर दो यहाँ पे। बलोच हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी गनी साहब। हेलो भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाएं। असल में सर सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। असल में मुझे बात करना चाहिए थी जो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बलुचिस्तान में जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं। जी 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 बताइए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बलुचिस्तान में तकरीबन कॉसबस बेजेंजर जब गवर्नर थे तो एक बोला मेडिकल कॉलेज के नाम से एक कॉलेज बनी थी। तकरीबन 2013-14 तक वही कॉलेज चल रही थी, एक ही कॉलेज था पूरे बलुचिस्तान में मेडिकल के हवाले से। लेकिन जब डॉक्टर मालिक के दौर में जब वो वज़ीर आला थे 2004 में 3 और मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए, मक्कुरा मेडिकल कॉलेज, जालावान मेडिकल कॉलेज और लोलाई मेडिकल कॉलेज जी। लेकिन वो भी सेक्रेटरीट वगैरह में कागजों के नजर हो गए, लेकिन तलबा की बाकायदा भूख हड़ताली कैंप वगैरह लगाने के बाद पूरे 1 महीने भूख हड़ताली कैंप का वो मंजूर हो गया, उसमें बाकायदा क्लासेस का इजरा आगाज हो गया। ओके। अभी पिछले जो साल था उसमें 1 साल पूरा बाकायदा क्लासेस का इजरा हो गया, दाखिले भी हो गए, तलबा पढ़ भी रहे 1 साल से। लेकिन इस साल जो दाखिले की जो टेस्ट हुए इन्हीं तीनों मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, तकरीबन वो टेस्ट गालिबन फरवरी के महीने में हो गए थे। तलबा ने जिसके लिए दाखिले के लिए टेस्ट दिए थे फरवरी के महीने में 3 मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जिसके साथ बोलान मेडिकल कॉलेजेस मिला के 7 हो गए थे। और इसी दौरान बोलान मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल गया था। फिर इनके जो दाखिला टेस्ट थे वो सारे बोलान मेडिकल कॉलेज के जेर इंतजाम में हुए थे। ठीक है। यानी फरवरी के महीने में दाखिले हो गए, लेकिन फरवरी से लेकर आज जो जुलाई का महीना चल रहा है आज तक ने उनका जो बाकायदा दाखिला जो लिस्ट है जो बोलान यूनिवर्सिटी की जानिब से, बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज की जानिब से अभी तक लिस्ट ऑफिसर नहीं किया गया है। तो क्या कह रहे हैं? जब इस हवाले से हमने बार बार वाइस चांसलर से डॉक्टर नकीबुल्लाह चकरी से बार बार राब्ते किए तो उन्होंने यही बहाना बनाया कि पीएमडीसी की तरफ से 3 मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा। यानी मक्कुरान मेडिकल कॉलेज, जालावान मेडिकल कॉलेज और लोलाई मेडिकल कॉलेज अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है। से जो बोला में जी पीएमसी की जानिब से रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसीलिए हम इनका दाखिला रोक रहे हैं। ओके। तो पहली बात जो हमारी जो पहली सवाल है, वैसे तलबा इसके लिए हमने इसके लिए भूख हड़ताली कैंप भी लगाया जो 2-1 हफ्ते से कोयटा प्रेस क्लब के सामने वो मेडिकल तो जब रजिस्टर ही नहीं है बलोच साहब तो फिर भूख हड़ताल का क्या फायदा? नहीं, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि जब अगर रजिस्टर ही नहीं है तो फिर आपने दाखिला टेस्ट क्यों लिया, फिर आपने फॉर्म क्यों जमा किए, फिर तलबा
6-7 महीनों से अपने दाखिले के इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो पहले दिन से आप बता देते तो दाखिला नहीं लेते, आप टेस्ट नहीं लेते, ये बिल्कुल फॉर्म जमा नहीं करते। गनी साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाए। आपको याद होगा कि इसी तरह का मिलता जुलता इशू शायद फैसलाबाद से भी एक दफा कॉल आई, सरगोधा यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल। तो ये मुझे समझ नहीं आती इस बात की, आई डोंट नो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ इल्म हो कि ये सिलसिला चलता कैसे है। मतलब आप कॉलेज बना दे, यूनिवर्सिटी बना दे, आप उसमें दाखिले भी ले लें। मैं आपको एक बताऊं किस्सा? बताएं किस्सा। कराची यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट तो होता ही है, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट जी 3 साल तक चलता रहा सिंडिकेट से मंजूरी लिए बगैर। 3 साल बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पता चला, ओहो यहाँ अच्छा अपनी हाँ अच्छा, तो फिर जब मामला नहीं फिर छोड़ ही दें। हाँ, अब वो खैर रेगुलराइज हो गया है। लेकिन ये इशू जाहिर है बड़ा है, नहीं जाहिर है, आपने दाखिला लिया है, आपने का सारा काम किया है, फीस भी जमा की होगी, फीस भी जमा की होगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ही फ्लैट्स में लोग आबाद हो जाते हैं तो अचानक से उसकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की लिस्ट आती है कि इस जमीन पे गैर कानूनी फ्लैट। ये बिल्कुल ऐसा, ये वैसा ही। बहरहाल हम इसको फॉलो अप भी करेंगे। मोहसिन इकबाल साहब हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी भाई। सर, मैं आपका एक व्यूअर हूँ, हर प्रोग्राम आपका मैं देखता हूँ और आप तीनों भाइयों का मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, एक पर्सनल मसला बयान करना चाहता था जो हमारे साथ हुआ। जी जी। कि मेरे भाई डॉक्टर आबद, वो है एग्रीकल्चर रिसर्च पंजाब के डायरेक्टर जनरल। ओके। उन्होंने सर नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल अप्लाई किया, वो टॉप पे थे। उनसे मांगे गए चले के कुछ रकम मांगी गई, उन्होंने कहा मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ 5000 दे सकता हूँ। तो वो उनका नाम खत्म कर दिया गया, हालांकि वो जो वजीर आजम को भेजते हैं समरी, उसमें वो टॉप पर थे। अभी फिर हाल ही में हुआ एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन के लिए दोबारा इंटरव्यूज हुए, ठीक है, उसमें भी वो टॉप पर हैं और उनका नंबर 1 पे नाम है, बाकी 4 और लोगों का नाम है। लेकिन आज हमें पता चला कि इमरान खान साहब की मेरिट पॉलिसी भी ऐसी है कि अब उन्होंने भी उन्हें रिफ्यूज करके जो 4थे नंबर पे नाम था कोई, उसे वो फाइनल कर रहे हैं। तो सर क्या हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे? क्या यही है कि जिसके पास कोई MNA या कोई? लेकिन ये बताइए कि ये जो लिस्ट होती है जिसमें जाहिर है शॉर्ट लिस्ट होते होंगे 4, 5, 6 नाम, तो ये इख्तियार जो है ये उसका अथॉरिटी का होता है कि वो इन 4, 5, 6 नामों में से कोई एक चुन ले, या आपके ख्याल में उसे नंबर 1 ही चुनना चाहिए? नहीं, उसमें अख्तियार अथॉरिटी का होता है, लेकिन हाँ जी सर इसमें ये कि अभी ये 2 माह से रोका गया। 2 माह पहले इंटरव्यू हुआ, उनका पर नाम था और उसके बाद अब भी वही पुराने वाला सिलसिला ही आया। इसी तरह अगर कोई आप उनसे मिल मिलाप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर वही हुआ है। तो आपका कहना है कि ये पोजीशन बिक रही है, नीलाम हो रही है, आपका ये कहना? हाँ, यही है ना, नीलाम हो रही है, यही है मेरिट में ये। और ये भी बहुत पुरानी कहानी है, इसमें बारे में तो बेहतरीन फैसला होगा क्योंकि खानेवाल के हैं ये, तो जाहिर है। नहीं देखिए, PARC में गया हूँ बाय द वे कुछ बार, बहुत वहाँ पे अब ये बहुत पहले की बात है, बहुत अच्छा काम भी होता है। और अब क्योंकि वो रिसेंटली क्या अनाउंस हुआ था, एग्रीकल्चर के बारे में भी वजीर आजम ने भी अनाउंस किया है ना, हाँ, एग्रीकल्चर पैकेज। तो आई मीन जब तक आप अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तरीन साहब इंचार्ज है ना, जी बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि इंचार्ज हैं वही नोटिस ले लें या कोई और ही नोटिस ले लें, क्योंकि उन्होंने तो नोटिस लिया है। अगर उन्होंने ही तो लिया यार, अच्छा उनसे पहले की कहानी है और उनके बाद भी यही चलती रहेगी। हाँ, तो जाहिर है। और कोई बात करनी है तो मैं नहीं, ब्रेक ले लें यार, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, कॉलर्स डे है जी। सलमान साहब हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। जी मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात करना था। क्या यार दुखी में रुलाएंगे क्या? खैर बहरहाल फरमाइए। नहीं, मगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक ही बुरा मैच खेला था। जी बिल्कुल, विंडीज वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी तो उन्होंने सही खेले थे।
हाँ, लेकिन उससे जो हमारा रन रेट डाउन हुआ ना सलमान, तो मेरे ख्याल में वही हमें एंड तक हमारा पीछा करता रहा और उसने ही हमें मरवाया एंड में। बहरहाल ये बात आपकी ठीक है कि लास्ट आपके 4 मैचेस बहुत ज़बरदस्त खेले पाकिस्तान ने, बहुत उम्मीद भी बन गई थी, लेकिन जाहिर है मैं अभी भी कहता हूँ कि स्टिल प्राउड ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वो क्रिकेट भी नहीं होती कोई इंटरनेशनल क्रिकेट, जी सारे मैच में बाहर खेलने पड़ते हैं। सही बात, के बावजूद काफी अच्छा खेला उन्होंने और हमें सपोर्ट करना चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं 100% एग्री करता हूँ। और ये कि खैर अगली दफ़ा इन टीमों से कहते हैं अगले साल मिलेंगे T20 में, जहाँ हम नंबर 1 हैं, तो सबको अच्छा है। हाँ, तो ऑब्वियस यार मुझे नहीं पता होता इन चीज़ों का, इसलिए पूछ रहा हूँ। खैर सगीर अहमद साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई। मोहतरम जनाब, मैं आप तीनों का बड़ा मशकूर कि इस किस्म का प्रोग्राम दे के आप हम लोगों को कम अज़ कम बोलने की, अपनी बात कहने की गुंजाइश रखी हुई है। नंबर एक ये है कि कराची के नौजवान बच्चों के बारे में एक बड़ी गंभीर सा मसला यहाँ कराची में चल रहा है मुख्तलिफ कॉल सेंटर की तरफ से जी, वो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। करिए। मैं वो बाप हूँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों की तालीम पर कुर्बान कर दिया, अपना घर बेच दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने मुझे मायूस नहीं किया। माय डॉटर इज डॉक्टर, मेरा एक बच्चा CSS अफसर बन गया और एक छोटा बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है अपना खर्चा खुद उठाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करता है। टॉप परफॉर्मर रहा अपने कॉल सेंटर के अंदर, लेकिन 11 महीने होने के बाद उसको सिर्फ नौकरी से इसलिए निकाल दिया जाता है कि कहीं वो 1 साल के ड्यूज ना मांग ले, यानी साल के बाद जो सिलसिला शुरू हो जाता है कंपनी के अंदर। वो बच्चा बड़ा परेशान है अपनी फीसें जमा कराने के लिए। मैं बिल्कुल एक किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे घर में कोई इस किस्म की आमदनी नहीं है कि मैं एक हाई फाई जिंदगी या उसके खर्चे उठा सकूं। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे चाह रहा था कि आपका क्या कहना है कि 1 साल के बाद कोई प्रमोशन या ज्यादा ड्यूज बनती हैं या नहीं? वो रेगुलर हो जाते हैं, तो रेगुलर हो जाते हैं तो जाहिर है फिर बेनिफिट्स भी साथ मिलते हैं, अलाउंसेस, मेडिकल है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कुछ दिनों बाद, तो उससे बचने के लिए अच्छा सही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि साल भर की तनख्वाह भी नहीं मिली या साल भर की तनख्वाह मिली मगर कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा है? क्या कह रहे हैं आप? रोकड़ी है क्योंकि वो साल भर की तनख्वाह मिली या नहीं मिली? नहीं, मतलब कि जो पिछले 11 माह की तनख्वाह तो मिली है, लास्ट मंथ की नहीं दी। हाँ, तो वही है, वही टेक्निक है, वही ये टेक्निक अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेट सेक्टर्स में अप्लाई। हमारे बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं कि 11 महीने मुलाजिम रखते हैं, 12वें महीने में नहीं रखते। नहीं। हमारे यहाँ ये होता है कि जो मास्टर्स फ्रेश करके आता है उसे एज एन इंटर्न दे करके या 10,000 पे रख लेते हैं, 15,000 पे, और 3 महीने बाद उनको निकाल, जब उनका परमानेंट होने का या इंडक्शन का टाइम आता है उनको निकाल देते हैं। तो दिस इज प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, मतलब जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन नहीं है, और ये बातें हैं अहम। और एक इसमें पता है डिमांड एंड सप्लाई का भी बड़ा मसला आता है। इनको पता है कि 1 करोड़ बंदा बैठा हुआ है लाइन में नौकरी के लिए, नहीं, वो फिर यही शुक्र अदा करता है कम से कम 10 महीने तो मिल गई, 10 महीने तो मिल गई, बाकी लेकिन ये कि बिल्कुल इसका वो कुछ ना कुछ नहीं। लेकिन सईद साहब बिल्कुल जेन्युइन मसला है। उम्मीद है कि इसके बारे में कुछ किया जाए। लेकिन यूनुस साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप ये फ्राइडे के जो लाइव कॉल का प्रोग्राम, इससे लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका मिलता है। मैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा और राना सनाउल्लाह के जो मामलात हैं उस पर एक शेर पढ़ना चाहूँगा। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं ये धोखाबाजीगर खुला। तो इसमें कवाकिब कौन है सर? सर वो कह रहे हैं जो चाह रहे थे वो कह दिया ना, आप उनको फंसवाना चाह रहे हैं या खुद को जान लोगे? हाँ, उन्होंने बात तो करनी। नहीं, बात जी सर, बात कर रहे हैं सर। जी मामले में थोड़ा सा तफसील जी। देखिए, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का तो वो बेचारे फारिग ही हो गए, तो उनका और जो है फाइज ईसा साहब का अभी चल रहा है मामला, और उस पे पैमरा रूल्स के तहत हम बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक तीसरी आपने बात की थी वो तो राना साहब की तो हम पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, राना साहब की किसी ना किसी जो है कर रहे हैं।
लेकिन एक खैर चले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक नहीं तुम कहो। नहीं कह रहा, ये ब्रेक में कहेगा, ब्रेक लेने दो खुदा की। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं शमसुद्दीन साहब चमन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शम्स भाई। सर मैं ये पूछना चाहता था कि नेब के हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि नेब कार्रवाई पहले करती है, मतलब एक मुलजिम को पहले पकड़ती है और इसको और उसके बाद इल्जाम उसके बाद उस पर ढूंढा जाता है। तब गिरफ्तारी पहले होती है और उसको इल्जाम उस पर बाद में लगाया जाता है। जी। तो ये नेब में इस तरह के मसाइल क्यों चल रहे हैं और ये क्या इस नेब के कवानीन में तरमीम नहीं की जा सकती है? जी, नेब का जो कानून बना था वो हमारे रेगुलर या कन्वेंशनल जो जूरिस्प्रूडेंस है या लीगल प्रोसेस है उससे बिल्कुल हट के बना था। और एक कहा यह गया था कि वाहिद कानून है जिसमें जो है आप इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर जिस पे इल्ज़ाम लगाया होता है उससे कहते हैं कि आप साबित करो कि तुम मुलजिम नहीं। हाँ यस, वो उल्टा उन्होंने कर दिया है। तो नैब लॉज के हवाले से हमेशा से ये हुआ कि सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुआ, इसीलिए बारहा कहा जाता है। मगर जो भी हुक्मरान आता है, जो आप चीख रहे हैं, वो जब हुक्मरान बनते हैं तो वो भी कहते हैं नहीं यार ये ठीक है। ये जब बने थे क्योंकि नैब कानून आया कब था? देखिए नैब कानून मुशर्रफ के दौर में आया था। उससे पहले नवाज शरीफ ने ये कानून एहतसाब ब्यूरो लेकर के आए थे जिसमें सेनेटर सैफुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को वो किया, फिर मुशर्रफ ने आया उसने नवाज शरीफ को कर दिया और साथ ही पीपल्स पार्टी को भी कर दिया। फिर उसके बाद जो है जरदारी साहब के दौर में आए तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा जी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, ही कुड हैव डन इट। और अगर आप नहीं करते इस तरह इम्तियाजी कवानीन को ख़त्म तो दे कम बैक टू हॉन्ट यू। हम जो फंदा बनाते हैं ना, हाँ अपनी गर्दन के नाप का ही बनाते हैं। हाँ और ये समझते हैं कि यार ये तेरे पे तो बड़ी सही फिट है ये। लेकिन उससे जाहिर है नैब अब कैसे बदल सकता है कानून, तो जाहिर है उसके लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो मेरे ख्याल में ये हुकूमत तो कम से कम नहीं करेगी। इन्होंने तो सर से पाँव तक नवाज दिया नैब को, मतलब बजट डबल कर दिया भाई का, नैब चेयरमैन साहब का। और वो बारहा ये बात करते रहे हैं दोबारा। हाँ इंतजार कर रहा हूँ सीधे यार, मतलब डबल हमारी ज़िंदगी में डबल जो है हमारी ज़िंदगी में सिर्फ डबल चाहिए। हाँ ऐसा ही। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई सर कैसे हैं? ठीक है अल्लाह करम सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो कॉल सेंटर के हवाले से और दूसरा क्वेश्चन जो है राना सनाउल्ला के हवाले से है ना। जी सर, कॉल सेंटर का थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि जो पहले भाई थे उन्होंने कॉल की थी, ये वाकई इस्तेसाल हो रहा है हमारा लोगों का यहाँ पे। ये बेसिकली 10,000 पे रखते हैं पर मंथ 30 डेज के लिए जो फ्रेश होता है बंदा, और उसको ये टास्क देते हैं कि डेली की आपने 4 जॉब्स करनी है, ठीक है, यानी 4 अपॉइंटमेंट्स आपने बुक करनी है। एक अपॉइंटमेंट का इनको कंपनी $25 पे करती है, यानी ये उस बंदे से एक दिन में 10,000 अर्न कर लेते हैं और अगले 29 डेज उससे काम लेते हैं। मीन टू से दैट के 30 दिन उससे काम लेते हैं और जब परमानेंट करने का टाइम आता है तो ये उसको निकाल देते हैं। और यही प्रैक्टिस ये मतलब दूसरे लोगों के साथ करते हैं, यानी उनको निकाल के फिर नए लोग रख लिए, उनसे ले लिया, अर्निंग कर ली, लेकिन मतलब ये लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। इस पे काइंडली आप ये रोशनी डालें। और दूसरा मेरा राना सनौला के हवाले से ये क्वेश्चन है कि राना सनौला पे जो केस बना हुआ है ना, आप काइंडली इसको जरा देखिए। इनकी थ्रू आउट रेपुटेशन यही है, मतलब इनका जो किरदार है, इन पे काफी सारी FIR हुई है, ठीक है, कलअदम तंजीमों के साथ इनके राब्ते। आप डॉक्टर अरशद का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मंडी बहाउद्दीन से उसका तल्लक था, वो बहुत बड़ा एक गैंगस्टर था, उसके ऊपर इसका हाथ था। आप थ्रू आउट इनका जो कैरेक्टर है ना या जो रेपुटेशन है वो थ्रू आउट इसी तरह की है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मीडिया में लोग इस चीज को समझें, ठीक है, समझ के इस पे मतलब सही रिपोर्टिंग करें। जो मतलब यूसुफ भाई यही मैं आपने बड़ा अच्छा मैंने यही चीज़ फैसलाबाद में फ़ोन करके 4 रिपोर्टर्स को इस काम पे लगाया कि मुझे ढूंढें कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की FIR है।
उन्होंने तमाम थानों से चेक करके कहा कि आज तक कोई मनशियात के हवाले से कोई FIR या कोई केस या कोई एप्लीकेशन नहीं आई। ठीक है, वो प्रॉपर्टी का अलग मामलात हैं। मॉडल टाउन का एक वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, उसे हम खुद कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इससे बुरा वाक़या रिसेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी अलग है। लेकिन जिस चीज़ पे पकड़ा गया है उसके बैकग्राउंड में कलादम तंजीमों के बारे में भी इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन ये जो मनशियात वाला स्पेसिफिक केस बनाया गया है इसके बैकग्राउंड में हमने चेक किया है, कोई ऐसी सिंगल दरख्वास्त FIR फैसलाबाद क्या पंजाब के किसी थाने में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज नहीं है। तो ये आप अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करूंगा कि FIR का ना होने का ये मतलब नहीं है कि आपने ये काम कभी किया नहीं। ठीक है, हो सकता है कि इतनी सफाई से आपने काम किया क्योंकि FIR ही दर्ज नहीं हुई। अच्छा, नहीं मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आई मीन जरूरी तो नहीं होता, लेकिन ड्रग्स में क्योंकि पता लग जाता है, कभी कभी नहीं भी पता लगता, लेट्स अज्यूम दैट। नहीं यार, हमेशा तो नहीं पता लग सकता ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने मॉडल टाउन की बात की, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैं इससे आगे बात कर सकता हूं कि इट वाज अ डे लाइट मैसेकर। ठीक है, कत्ले आम था वो हमला, खातून को पेट में गोली मारी गई है, कोई छोटी बात नहीं है ये। लेकिन वो एक अलग केस है। अच्छा, कलदम तंजीमों के साथ लिंक, आपने वो सारी तस्वीरें भी हैं, वो एक अलग केस है। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब कसूर हुसैन खान वाला स्कैंडल पहली दफ़ा आया था तो राना सनाउल्लाह ही वही शख्स थे जिन्होंने कहा था कि सर ये तो कोई ज़मीन का मसला है, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये भी एक ब्लैक मार्क है, वो भी एक ब्लैक मार्क है, 4 ब्लैक मार्क है, हमने अभी गिना लिए हैं। रेप्यूटेशन पर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। ये जो केस है ये एक मुख्तलिफ केस है, और अगेन एक बार फिर कह दूंगा कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये अदालत में आएगी, जैसे शहरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं, जैसे DG INF कह रहे हैं कि उनके पास बहुत ठोस सबूत है, वो पेश होगा। उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वी कैन नॉट कन्विक्ट समबडी ऑन रेप्यूटेशन, और ना ही हम रेपुटेशन पर किसी को क्लियर कर, लेकिन मैं सिर्फ उनके 5 वक्त का नमाजी भी हो सकता है, हाजी भी हो सकता है, और वो बच्चों को भी उन्होंने कहा कि FIR दर्ज हैं, तो मैंने सिर्फ एक क्लैरिफाई किया। वो तो आपने क्लैरिफाई किया है, बिल्कुल अच्छा किया, बिकॉज़ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत घूम रही होती है, क्योंकि मैंने रिपोर्टर्स को लगाया था। सोशल मीडिया पर अक्सर तो ये लोग कहते हैं कि सर लेकिन है तो ऐसा ही ना, तो बिल्कुल होगा, लेकिन ये वही है ना कि लाइक अगर प्रोस्टिट्यूट है तो रेप नहीं हो सकती। नहीं सर, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज। हेलो, मैं बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ और बिजनेस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, सो जस्ट गुजारिश मैंने ये करनी थी कि यू आर वन ऑफ दी 3 बड़े ग्रुप्स में से मीडिया का आप भी हैं जी माशाल्लाह। सो क्या हम ऐसा कोई कंसेंसस करके, इकोनॉमी का हमारा ये काफी डिस्कशन चलती है मीडिया पे भी, दो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू बट इसको बनाया जाता है, इसको हल करने के लिए हम कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं, या आप 3 बड़े मीडिया ग्रुप्स मिलकर बैठ के कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसकी बेसिस पे हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे या स्टैंडर्ड एक तरीकेकार से वैल्यूएट करके एक आम इंसान को समझा सके कि यार इकोनॉमी बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है। सिमिलरली इसी तरह बजट्स पे हर साल बहस होती है कि अवाम दुश्मन है और दोस्त है, एक पार्टी एक साइड कहती है अवाम दुश्मन है, एक साइड कहती है अवाम दोस्त है, तो सेम स्केल पे हर साल बजट को वैल्यूएट किया जाए और एक ट्रैक रिकॉर्ड कहीं एक सेंट्रल डिपॉजिटरी में आप रखते हैं कि यार यहाँ से जाके अवाम देख ले कि जी किसने पिछले 10 साल में किस पैरामीटर पे तनख्वाहें बढ़ाई, किसने कम की, किसने टैक्स बढ़ाया, किसने कम किया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और जो लोग आपके टॉक शोज में आके नंबर्स गेम खेलते हैं, कोई परसेंटेज में बताता है, कोई नॉर्मल वैल्यूज में बताता है, एक मेरी तरह का आम थोड़ा सा बिजनेस इकोनॉमी समझने वाले बंदे को समझ आ जाती है कि ये कहाँ से बात घुमा रहा है और वो कहाँ से घुमा रहा है। तो उसके लिए आसानी पैदा की जाए, इनको फोर्स किया जाए गवर्नमेंट को कि यार आप स्टैंड जो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसके नंबर से लिंक करें डाटा, एक जगह पे सेंट्रल होस्ट करें और उनको वहां से समझाएं, आवाम को एक चीज पे बताएं, उनको बेवकूफ ना बनाएं, ना हुकूमत पार्टी ना ऑपोजिशन पार्टी। यही मसला है, मीडिया भी इसीलिए कंफ्यूज रहता है। और फ्रैंकली हम तीनों तो बजट के हवाले से वो जैसे आप कह रहे फिगर्स के बाद हमें भी उस दिन तो समझ नहीं आती कि बजट में क्या परसेंटेज बोलता है, तो सही बोल रहा होगा, परसेंटेज GDP, टैक्स टू GDP, और वो जो है आपका इंपोर्ट। इसीलिए जब हम इकोनॉमी पे कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट जो है वो बुलाना पड़ता है, और हम दुआई कर रहे होते हैं कि यार ये हमें सही बता। और ये कि कौमी लेवल पे भी देखिए हमारा मसला ही ये है कि अपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना ही करना है। उन्होंने बजट पढ़ने से पहले ही उसे अवाम दुश्मन है और हुकूमत ने कहना ही कहना है, इससे बेहतर अवाम दोस्त बजट तो किसी ने पेश ही नहीं हुआ। कि बस मतलब और अवाम दोनों की तरफ यूं टेबल टेनिस की तरह देख रहे होते हैं कि ये अच्छा आप ये है वो। ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं मुबश्शिर डाहर रासुल खैमा से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर हुकुम। सर जी मैंने राना सनाउल्लाह साहब के केस के हवाले से बात करनी। जी कीजिए। सर जी राना साहब के केस को मीडिया ने इस तरह उछाला है, ऐसे बातचीत करी है कि सर इदारों को और हुकूमत को उस हवाले से काम करना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। सर जी रूटीन में जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के केसेस में हाथ नहीं डालती, वो इनको सारा पसे पर्दा इन मामलात को हल कर लेती। लेकिन अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इसको पब्लिकली हल करने की कोशिश की है तो हमें उनको सर भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। और चूंकि उनके पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास वाफर सबूत मौजूद हैं तो हमें उनको पूरा मौका देना चाहिए। अगर इनसे कुछ नहीं निकलता तो उसके बाद हमें ज़रूर अपनी राय और अवाम को या मुकम्मल राय देनी चाहिए। लेकिन सर जी हमारा जो मीडिया है वो सोशल मीडिया से बिल्कुल अपोजिट साइड पे जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखें तो बहुत थोड़े लोग आपको इदारों के खिलाफ बात करते हुए नजर आएंगे, बहुत थोड़े लोग आपको राना सनाउल्लाह के हक में बात करते नजर आएंगे। लेकिन सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितने लोग हैं, जितने एंकर हैं, जितने हमारे टीवी मीडिया के माशाल्लाह मशहूर नाम हैं, वो राना साहब के हक में और हुकूमत वक्त के और इदारों के तकरीबन मुखालफ उनका जो परसेप्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तकरीबन इस तरह का सर नज़र आ रहा है। जी मुबश्शिर साहब ये मुझे बताइए कि क्योंकि कुछ बैकग्राउंड ऐसा है, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ मनशियात का केस बना था, वो बाद में 4 साल के बाद उन्होंने माना कि ये गलत केस सियासी बुनियादों पे बनाया गया था। तो ये हर केस का एक पस मंज़र भी होता है, तो उसको देखते हैं। हमने बारहा ये बात कही है कि अब हुकूमत ने सामने आके कहा है हमारे पास सबूत है, बहुत अच्छी बात है, आप अदालत में जाइए, वो सबूत रखिए और अदालत उस चीज़ को अगर मानती है तो जाहिर सी बात है अगर वो क्रिमिनल हैं तो ये हम सब चाहेंगे कि उनके ऊपर जो है वो उनको कन्विक्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये सारा हुआ है ये माजी में भी होता रहा है, जिसकी शायद परछाई पड़ती है और लोग शक व शुबे का इजहार करते हैं। जहाँ तक ANF और हुकूमत वो 3 रोज़ के बाद इसके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमारे पास सबूत है, तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि ठीक है जी अब आप वो सबूत रखिए। अच्छा, जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की तो सर बदकिस्मती से ये कोई गेज नहीं है, ठीक है ना। आप क्या में कितने पाकिस्तानी होंगे सोशल मीडिया पर? मैं ख्याल 4%, 5%, ठीक है। और अगर ये गेज है और अगर आपका ये कहना है कि जो सोशल मीडिया पर बात हो रही है वो शायद अवाम की आवाज़ है, बिल्कुल हो भी सकती है। आप ये भी देखें कि भारत में जब फ़र्ज़ करें कि किसी को भैंस काटने के इल्ज़ाम पर कत्ल किया जाता है किसी मुसलमान को, लिंचिंग हो जाती है, आजकल ये जो जय श्री राम का सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, तो आप 80% कमेंट देखेंगे कि बिल्कुल अच्छा है, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो और मीडिया भी यही बात करे कि जी बिल्कुल अच्छा है, बंदे को बात दिया, ये अच्छी बात है। आई डोंट थिंक सो। और जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, एक बार फिर उम्मीद यही है कि वाकई उनके पास ऐसे सबूत हैं जो कोर्ट में आएंगे और कोर्ट को वो कबूल होंगे और कन्विक्शन होगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बेगुनाह है और ये भी नहीं कह सकते कि वो गिल्टी और इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इदारों के ख़िलाफ़ बात की है। सब ने कहा है कि वाक़या जो है ये जिन हालात में हुआ है उसका पस मंज़र भी देखने की ज़रूरत है और गोइंग फॉरवर्ड अगर ये मतलब ANF पे देखें, इवन अपोजिशन ने भी कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में यही फ़र्क है कि सोशल मीडिया उसी दिन ट्रायल करके फैसला सुना देता है। अच्छा, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, सॉरी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आपने ट्रायल की बात की तो ये पिछले दिनों में एक और हैशटैग चल रहा था ना, अरेस्ट एंटी पाक जर्नलिस्ट। अच्छा, जब आप ट्रेंडिंग में देखें, मैं भी हूँ उसमें, मुबश्शिर भी है, वसत भाई आप बड़ी नहीं मतलब शर्म की बात है कि आप उसमें नहीं, कोई मुहिब्बे वतन सहाफ़ी नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, अगर आप ज़ाहिर देखें कि यार टॉप ट्रेंड है यार, सेकंड ट्रेंड है यार, ये तो आवाम की आवाज़ है, थोड़ा सा आप एनालाइज करें तो कोई 15-20 अकाउंट्स हैं जो डुप्लीकेट मैसेजेस पोस्ट करते जा रहे हैं। हमारे जो है उन्होंने पूरी वीडियो बनाई है, आकाश मेरे पास होती मैं आपको दिखा देता। तो दिस इज व्हाट दे कॉल द इल्यूजन ऑफ कंसेंसस। लेकिन ये है इल्यूजन सर। सही बात। बहरहाल मसूद अहमद साहब हैं रहीम यार खान से। जी भाई
हेलो हेलो, आप ज़रा अगर टीवी के वॉल्यूम बंद कर दे तो हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे। नहीं, वो मेरे ख्याल में वो टीवी पे ज़्यादा सुन। शाहद सिद्दीकी हैं कराची से। जी शाहद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक दो ही सवाल है आज। एक तो ये इमरान भाई कहते हैं कि पैसे दो और जाओ, तो वो तो सही कहते हैं, दो और जाओ, लेकिन ये जो बेचारी अदालत ने सारा काम किया है उसका उनका अंजाम क्या होगा? जज साहिबान लोग बताइए क्या ये इसका माने वो तौहीन अदालत होती है कि वही फैसला कर देंगे यार, अब जस्टिस साहब कुछ भी फैसला करें नहीं, वो कहें यार यहाँ लाओ और जाओ। तो एक तो ये पहली बात। दूसरी, राणा साहब का मामला ऐसा नहीं है, ये जब हमारे यहाँ बोतल में से घी और दूध और पता नहीं चीनी शहद हाथ डालें, शहद वो निकल सकता है। तो आप ये सोचें ये कुछ दिन बाद चीनी आटा या जिंग विंग चौक ये बन जाएगा। ये अब हमारा मुल्क मजाक बन जाए, अब इसका मजाक ही रहने दें, अब इसको सीरियस ले ही ना करें, अपना खून क्यों धुलाएं? सर दिल की बात बिल्कुल सही भाई ने यार, मैं तो यही कहता हूँ ज़्यादा सीरियस मत लो। हाँ, मैं वो अभी भी इन्होंने अच्छा याद कराया। आपको याद होगा जब वो साबिक चीफ जस्टिस ने जाकर के छापा भी मारा था, बोतलें निकल आई थी शर्जील मेमन के, बाद में वो तब्दील होके वो लेबॉर्ट्री में जा करके यार वो चेंज हो जाती है। मतलब मैं वो मैंने सुना था टर्निंग वाटर इनटू वाइन, लेकिन टर्निंग वाइन इनटू सरसों का तेल पहली दफा मैंने। सही बात। विस्की इनटू सरसों। मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं कराची से। जी भाई। जी इब्राहिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी सर फरमाइए। जी सर सुन रहे हैं सर। हाँ, मुझे ये सवाल करना था जी कि जो इस वक्त एजुकेशन पे जो इन्होंने बजट कम रखा है जी, तो एक तजवीज़ थी कि पाकिस्तान में वो जो पसमानदा इलाके हैं जैसे स्पेशली बलूचिस्तान है या फाटा है, तो जहाँ हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है वहाँ ये कोई 5-10 पैसे पेट्रोल पर ये लेवी भी एक लगा दें, ताकि कम से कम एजुकेशन का मामला तो हल हो ना, वरना तो सारे ही पैसे ज़ाया हो जाते हैं। जब हम इतना बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो 5-10 पैसे पर लीटर अगर ये डीजल पे या पेट्रोल पे लगा लें और सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें। जी ज़ियाउल हक ने इकरा सरचार्ज लगाया था इन तमाम चीज़ों पे और 90 अरब से ज़ायद जमा भी हुए थे एजुकेशन के नाम पे, अल्लाह जाने वो कहाँ गए। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये लेवी ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है। हाँ। मतलब ये जो है ना आवाम पे ही लगती है और वो उन्हें भुगतनी पड़ती है। अवाम की लेवी होती है। हाँ कोई ना। जी जनाब आज के लिए इतना ही। अच्छा, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।